कल हम लोग पढ़े थे डॉपलर इफेक्ट, है ना। डॉपलर इफेक्ट का स्टेटमेंट याद है। डॉपलर इफेक्ट कहता है कि जब हम जो है ध्वनि स्रोत के नजदीक आते हैं तो उसकी आवृत्ति बढ़ती जाती है, और दूर जाते हैं तो उसकी आवृत्ति घटती है ना। उसकी आवृत्ति में परिवर्तन जो होता है, समझे, ये जो परिवर्तन होता है ये डॉपलर इफेक्ट है। इसका यूज भी आपको बताए हुए थे। आज इक्वेशन की सहायता से उसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। माना v बराबर ध्वनि का वेग है और v जीरो है या v ओ फॉर ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर के लिए ले रहे हैं इसलिए हमने लिखा v ओ प्रेक्षक का वेग है, और f फॉर सोर्स। f क्यों लिया, देखिए वहां हमने आवृत्ति के लिए एक सिंबल लिया था न्यू, लिया था ना। यहाँ भी और न्यू मिलता और जुलता हो जाता है ना। बार बार हम न्यू यूज करते, आप सोचते कहीं भी है, कोई भी लिख देता, कोई न्यू लिख देता, है ना। इसीलिए हमने उसको सिंबल को यहाँ एफ से, स्मॉल एफ से इंडिकेट किया। यहाँ एफ आवृत्ति के लिए, समझे। एफ किसके लिए इंडिकेट कर रहे हैं, आवृत्ति के लिए, ये समझ लिएगा इसमें, है ना। तो एफ एस स्रोत से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति है। जहां जहां एफ एस यूज करेंगे तो आप समझ जाएंगे ये स्रोत से निकली हुई आवृत्ति है ना। तो प्रेक्षक को सुनाई देने वाली ध्वनि की आवृत्ति को मानेंगे एफ ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के लिए ओ एफ ओ हमने लिखा हुआ, आवृत्ति के लिए यूज किया है। अब हम पहले केस की ओर चलते हैं, जब हमने ध्वनि स्रोत को क्या किया, स्थिर मान लिया है, और जो प्रेक्षक है उसको हम गति में ला रहे हैं। मतलब साउंड को आपने स्थिर कर दिया और प्रेक्षक को कहा कि आप चलिए साउंड की ओर, समझे। ध्वनि निकल रही है, साउंड की ओर से उसको लेके आ रहे हैं। और आपको पता है कि जब दो चीजें इधर से आपस में एक की ओर मिलती हैं तो उनमें प्लस होता है। ऐसे करके जब मिलाया जाता है तो उसमें क्या होता है, प्लस होता है। तो प्रेक्षक के लिए ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा, इसका वेग जो ध्वनि आ रही है और प्लस इसके लिए सुनने का वेग, दोनों का एड हो जाएगा, है ना। मतलब प्रेक्षक का वेग ये है ना, और ध्वनि का वेग ये है। तो फाइनल जो ध्वनि का वेग होगा, जो प्रेक्षक जो सुनने वाले के लिए, उसके लिए क्या होगा, दोनों का वेग का एडिशन यहां हो जाएगा, दोनों एड हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम जानते हैं v बराबर हमारे पास होता है न्यू इंटू लैम्डा। तो न्यू के जगह हमने क्या यूज किया है, एफ। तो हम इसको v बराबर एफ इंटू लैम्डा लिखेंगे, वही जो हमारा फार्मूला है ना। वेग बराबर हमने लिखा था आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य, तो हमने इसके लिखा v बराबर एफ इंटू लैम्डा, जहां लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, v वेग है और f क्या है, आवृत्ति है। तो शॉर्ट में हमारा ये एक फार्मूला बना, है ना। अब हम f अगर निकालना चाहे, f मींस आवृत्ति निकालना चाहे तो क्या होगा, v बाय लैम्डा, और लैम्डा निकालना चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई v बाय f। ये हमारा एक फार्मूला होगा जिसका हम अब इसलिए f0 अगर निकालें तो क्या होगा, f के हिसाब से v बाय लैम्डा होता है। तो f0 अगर निकालें ऑब्जर्वर के लिए, अगर आवृत्ति निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रेक्षक के लिए ध्वनि का वेग ऊपर में v है बटा लैम्डा तरंग दैर्घ्य उसके लिए। तो f0 बराबर ध्वनि का वेग हमने कुल कितना निकाला हुआ है, v प्लस v0, तो हमने इसके जगह ये रख दिया, लैम्डा तो लैम्डा रहा, और हम इसको इस तरह से, और लैम्डा बराबर हमने क्या लिखा है, v बाय एफ। तो f किसके लिए, f किसके लिए, आवृत्ति स्रोत के लिए। तो हम यहां रख देंगे इसके जगह, लैम्डा की जगह ये वैल्यू रख दिया हमने। अब ये ऊपर गया होगा तो ये वाला नीचे आया इस तरह से, और ये f। तो हमारे पास एक फार्मूला बन गया, क्या, हाँ, आवृत्ति किसके लिए, ऑब्जर्वर के लिए, है ना। श्रोता के लिए आवृत्ति जो होगा वो क्या होगा, v प्लस v बाय 0 इंटू एफ एस। एस क्या है, स्रोत की आवृत्ति। ये एक फार्मूला बन गया। इससे हम इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो आवृत्ति कितनी होगी, है ना। क्योंकि दोनों का वेग हमको अगर पता लग जाए तो इसमें से हम उसकी सहायता से जो आवृत्ति पता कर सकते हैं कितना कम है कितना ज्यादा हुआ, समझे, ये फार्मूला पर।
इसी तरह बताए थे वो उपकरण लगा के, जो पुलिस वाले बात में जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वो स्पीड में जा रहा है कोई वाहन और उसकी स्पीड का पता है, तो हम आसानी से ये बता सकते हैं तो उस ध्वनि की स्पीड भी पता है और दूसरा श्रोता की भी पता हो जाए, तो हम इस फार्मूला पर रख करके ये पता कर सकते हैं कि वो जो दी गई सीमा है उससे ज्यादा चला रहा है या उससे कम चला रहा है। इस हिसाब से हम पता कर सकते हैं, है ना। कम चला रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, है कि नहीं। अब थोड़ा इसमें आते हैं 2 नंबर। दूसरे नंबर कंडीशन में है कि हमने स्रोत, ये जो है इसका जो ध्वनि स्रोत है इसको स्थिर रख दिया है, अब ये दूर जा रहा है ना। इसमें नजदीक जा रहा था, इसमें दूर जा रहा है, तो इसमें लिखेंगे, यहां हमने दिखाया हुआ है इस तरह से। अब प्रेक्षक के लिए ध्वनि का वेग क्या होगा, जब दूर जाएगा तो घटेगा, है ना। तो हमने लिखा v माइनस v0 या vo, v माइनस vo। अब फिर वही फार्मूला होता है f बराबर v बाय लैम्डा, है ना। अब सेम टू सेम जैसा इसमें लिखा था वही फार्मूला उसमें भी आ जाएगा, उसी तरह की चीजें आएंगी। कैलकुलेशन लैम्डा का वैल्यू रखेंगे तो यहां केवल इसके जगह जो प्लस था यहां हो जाएगा माइनस, सेम टू सेम। अब देखिए, अब तीसरी कंडीशन में आते हैं कि यदि प्रेक्षक स्थिर है और स्रोत गति कर रहा है, अब इसको स्थिर रखा हुआ है, ये हिल नहीं रहा है ना। देखिए हाथ नीचे करके मैंने इसको बनाया हुआ है, ये स्थिर है बेचारा। इसमें देखिए ये भागने का सिंबल दिखा रहा है ना, ये इधर जा रहा है और उसमें भी उधर जाने का सिंबल बना दिया था जिसके कारण वो उधर जा रहा था। ये स्थिर है, ठीक है ना, स्थिर है। तो इस अवस्था में हम लिखते हैं f बराबर यही v बराबर f इंटू लैम्डा, है ना, मतलब आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तो लैम्डा बराबर v बाय f, लेकिन हम जानते हैं आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल, 1 बटे आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, है ना। तो इसके लिए अगर यहां हम ये फार्मूला रख दें तो आपके जगह के लिए क्या लिख सकते हैं, f की जगह अगर यहां रखने की कोशिश कर दें इस तरह, तो ये 1 बाई एफ हो जाएगा। तो 1 बाई एफ की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं 1 बाई टी, टी ऊपर चला जाएगा तो हो गया लैम्डा बराबर v इंटू टी। ये एक फार्मूला बन गया हमारा। अब प्रभावी अगर लिखा है, प्रभावी तरंग दैर्घ्य मतलब इफेक्टिव क्या होगा, हम क्या सुन रहे हैं, उस तरंग दैर्घ्य कितनी होनी चाहिए उसकी। तो इसके लिए फार्मूला सेम टू सेम, उसमें घटेगा जो ओरिजिनल ये है और उसके बाद स्रोत के हिसाब से ये है, तब हमने क्या किया, इसको घटा दिया तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसको हमने एफ टी के जगह क्या लिखा 1 बाय एफ है, इसके वैल्यू रख दिया, तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया। इसी तरह सोच के देखिए कि अगर हम दूसरा कंडीशन बताएं, इसमें तो स्रोत को भगा रहे हैं, है ना। अब स्रोत को पीछे की ओर लेके जा रहे हैं, है ना, पीछे की ओर लेके जा रहे हैं, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव भी होगा, यहां पर प्लस सिंबल हो जाएगा, फिर ऐसा भी होगा ना। तो ये 2 और कंडीशन बन सकते हैं, इससे आगे भी आप कंडीशन अलग अलग तरह से कर सकते हैं। एक ऐसी कंडीशन भी आप बना सकते हैं कि दोनों श्रोता और ये दोनों आपस में गति कर रहे हैं, दोनों मतलब ध्वनि स्रोत भी आ रहा है और श्रोता जो सुनने वाला है वो भी आ रहा है, प्रेक्षक भी दौड़ रहा है और उधर से डीजे भी चल के आ रहा है। एक और कंडीशन बना सकते हैं कि प्रेक्षक भाग रहा है, डीजे भी भाग रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ये भी कंडीशन हो सकता है। तो इसके आधार पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इन चीजों को, ठीक है ना। तो ये फार्मूला है सिंपल से, आप एक लाइन इन 3 बातें आपको नहीं भी आपको निकालनी है तो आप ये याद रखेंगे कि नजदीक आने पर, ध्वनि स्रोत के नजदीक आने पर प्रेक्षक को ध्वनि तीक्ष्ण सुनाई देती है क्योंकि उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है, और दूर जाने पर ध्वनि जो है वो मंद या मोटी सुनाई दे रही है क्योंकि इसकी आवृत्ति घट रही है। बस इतनी सी बात भी आप इस बात से कर देते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी हमारा डॉपलर के प्रभाव को स्पष्ट कर देता है, समझे। ये सूत्र जो है ये इसको डिफाइन करने के तरीके हैं कि हमको अगर निकालना पड़ जाए कि कितना वेग होगा, कितना अधिक है, कितना कम है, तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर इसकी आवश्यकता ना हो तो केवल स्टेटमेंट से हम चलाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और एक बात और कि ध्वनि और प्रकाश में ये 2 गुण आप कॉमन पाएंगे, ध्वनि का भी परावर्तन होता है, प्रकाश का भी परावर्तन होता है, दोनों का होता है। और ध्वनि में भी डॉपलर इफेक्ट होता है, प्रकाश में भी डॉपलर इफेक्ट होता है, दोनों में, ठीक है ना। वो हम जब 10th में प्रकाश पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको डॉपलर इफेक्ट आपको उसमें पढ़ा देंगे इसके साथ, तो उसमें डॉपलर इफेक्ट का क्या वर्क होता है। तो इसमें भी होता है, दोनों में, ये दोनों चीज, ये दोनों प्रॉपर्टी उसमें कॉमन है,
तो देखो, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो क्या होता है कि ध्वनि का परावर्तन, किसी माध्यम से गमन करती हुई ध्वनि का दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना का ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ये सतह है, ये किसी मीडियम है ना। अब मान लीजिए यहाँ हवा से हमने बोलना शुरू किया, है ना, और यहाँ पर एक डेस्क लगा हुआ या एक काठ लगा, जैसे यही बोर्ड लगा हुआ है काठ का, और यहां से टकराया और हमको हमारी ध्वनि सुनाई दी, है ना। तो ये एक माध्यम हो गया। तो क्या ये सोच के देखते हैं कि इससे टकराई तो इसमें भी ध्वनि ऑब्जॉर्ब हुई होगी, बहुत सारा ध्वनि का कण तो इसमें ऑब्जॉर्ब हुआ होगा, लेकिन ये भी तो हुआ होगा कि इससे टकरा के वापस भी लौट, तब तो हम सुन रहे हैं। अगर टकरा के वापस नहीं लौटेगा तो हम उस चीज को नहीं सुन पाएंगे, है ना। टकरा के लौट रही है ना। जब भी आप कभी देखते हैं कि प्रतिध्वनि जब आती है तो प्रतिध्वनि कैसे पैदा होती है, टकरा के मल्टीपल जब रिफ्लेक्शन तब उससे प्रतिध्वनि प्राप्त होती है। दूर कहीं चिल्लाते हैं और यदि आपको अपनी आवाज सुनाई दे रही है तो इसका मतलब सामने में कोई बड़ा स्रोत जरूर होगा, पहाड़ हो सकता है, बड़ी बिल्डिंग हो सकती है, और आप दूर से जब बोल रहे हैं तो टकरा के लौट रही है, मतलब ध्वनि का परावर्तन हो रहा है। परावर्तक कोई सतह है, प्रायः जो परावर्तक सतह होगा वो चिकना होगा। उबड़ खाबड़ या रुखरी सतहों में जो है ध्वनि का रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो फैल जाती है, तो वापस आपके कानों तक कम मात्रा में पहुंचेगी या नहीं के बराबर पहुंचेगी, ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए सतह भी इंपॉर्टेंट है, चिकनी सतह होनी चाहिए, है ना। तो ध्वनि के परावर्तन के नियम है, आपतित ध्वनि और परावर्तित ध्वनि और आपतन बिंदु से परावर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। एक ही तल का मतलब बताए थे, उसमें क्या होता है, 8वां में भी हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे, तो उसमें भी क्या बताए थे कि जैसे ये मान लीजिए एक्स वाई है, ये मान लीजिए एक्स है या ये वाई है और ये एक्स है, बोर्ड का पोर्शन, समझे, या इसमें लाते हैं तो ये आपका वाई है और नीचे वाला क्या है, एक्स है। तो ये दो तल से बना हुआ, मतलब दो अक्ष से बना हुआ एक तल है। अब एक तीसरी बात करते हैं कि यहां से एक तीसरा अक्षर खींच लेते हैं, जड, है ना, एक जड अक्ष खींच लेते हैं, तब इससे बना हुआ एक तल ये भी है, एक तल ये भी है। तो ध्वनि का मतलब है कि अगर आपकी ध्वनि इस तल में आएगी तो परावर्तित ध्वनि भी इसी तल में जाना है। ये कतई नहीं होगा कि यहां से आए तो फिर ये इधर मुड़ गई, कभी इधर चली गई, नहीं। अगर ध्वनि का परावर्तन के नियम फॉलो कर रहा है तो ऐसा होगा, ठीक है ना। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, I = R, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तभी ध्वनि के परावर्तन के नियम को फॉलो कर रहा है। तो ये कब होगा, जब सतह रेगुलर होगा, एक जैसे। अगर उबड़ खाबड़ होगा तब ये रूल फॉलो नहीं होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होगा, है ना। तो कान को ध्वनि क्लियर सुनाई नहीं देगी, इसीलिए जहां भी हमको ध्वनि रोकना होता है, बहुत ज्यादा रोकना है हमको, उसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन परावर्तित करके नहीं सुनना है, गूंजा नहीं मानने का, वहां सतह को उबड़ खाबड़ रफ कर दिया जाता है, पर्दे लगा दिए जाते हैं चारों तरफ। सिनेमा हॉल कभी जाइएगा तो देखिएगा पर्दा लगा हुआ है चारों तरफ, वो रिफ्लेक्शन को रोकता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन अगर होने लगेगा तो गुमड़ेगा आवाज, तो स्पष्ट सुनाई नहीं देगा, है ना। तो वो आवाज क्लियर आने के लिए ऐसी चीजें के लिए जो एब्जॉर्ब कर ले ध्वनि को, एक्स्ट्रा ध्वनि को एब्जॉर्ब कर ले, तो इसके लिए क्योंकि मीडियम चाहिए, मीडियम तो एब्जॉर्ब करेगा उसको, तो इसलिए ठीक है, यहां तक नोट करेंगे।